एवरीवन, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राहुल सिंह सोलंकी फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स की अगली वाली क्लास अपन लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 22 तक पार्ट अपन कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको पहले बताया था कि अपन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चल रहे हैं। श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती हैं, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट और एक ऐसी इक्वेशन जो श्रोडिंजर इक्वेशन जो फोर्स एफ के अंदर हो। ये 4-5 प्रकार से अपन ने इसको अलग अलग कर दिया था। पहले ही बताया, अभी भी बताऊंगा। एक बार इक्वेशन बस वही याद रखनी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, ऑपरेटर वाला है ना। बस यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या होती गई, बार बार चेंज होती गई। फिर अपन ने कल देखा था कि वेव फंक्शन साई आर टी का फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसमें अपने पास एक चीज़ आई थी कि जो किसी कण की जो तरंग की प्रायिकता होती हैं वो उसके इस प्रोपोर्शनल होती हैं, किसके, तरंग फलन के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये चीज़ अपन ने देख ली थी। साई आर टी के स्क्वायर हो जाएगा और जब आप इसको खोलते हो तो अपन इसको ऐसे खोलते हैं, वेव फंक्शन को हमेशा ऐसे खोलते हैं, साई स्टार आर टी और साई आर टी। एक इसका ये क्या होता है, साई स्टार आर टी इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर होता है, जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दी थी। आज एक छोटा सा वो टॉपिक है, छोटे छोटे पार्ट है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, बहुत काम के छोटे छोटे आपको एग्जाम में पूछते हैं। कल अपन ने पढ़ा था फिजिकल इंपॉर्टेंस, आज अपन पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। तो चलो आइए, फिर इनका आगे रोल बहुत होता है, ध्यान रखना आप। प्रायिकता, जैसे ही प्रायिकता आ जाए, अगर अपने को प्रायिकता लेनी तो समझ आना कि इसका अपने को स्क्वायर करना है, वेव फंक्शन का क्या करना, अपने को स्क्वायर करना है। चलो आइए आगे, टॉपिक हो जाएगा अपना तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। चलो आइए अपन इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि अपन जानते हैं तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता के अनुसार, तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता के अनुसार, तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता की जो फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है, भौतिक सार्थकता के अनुसार समय टी पर स्थिति आयतन अल्पांश, समय टी पर स्थिति आयतन अल्पांश डीवी में, जो अपन ने पहले लिखा था उसको अपन एक बार लिख लेते हैं ना। डीवी में पाई जाने की प्रायिकता, डीवी में पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अपने पास आया हुआ है कि पी आर टी डी वी बराबर साई आर टी का स्क्वायर डी वी, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये अपने को पता है, अपने पीछे देख लिया था कि जो तरंग फलन साई आर टी उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस के अनुसार समय टी पर स्थिति आयतन अल्पांश डी वी के अंदर पाए जाने की कण की प्रायिकता क्या होती है, पी आर टी डी वी बराबर साई आर टी स्क्वायर डी वी, ठीक है। अपने को पता है। अब अपने को पता है कि चूंकि संपूर्ण आकाश में, पहले मैं थ्योरी लगाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चूंकि संपूर्ण आकाश में कण का अस्तित्व, संपूर्ण आकाश में कण का अस्तित्व कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं तो हो गई, ठीक है। संपूर्ण आकाश में कण का अस्तित्व कहीं ना कहीं होगा, अतः संपूर्ण आकाश में, संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता, संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता, संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 के बराबर होनी चाहिए।
1 के बराबर, किसके बराबर? 1 के बराबर होनी चाहिए। देखिए लेंगे साफ ध्यान से। अब देखिए अपन ने पॉइंट क्या लिखा उसको आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको लिखाया है कि समय t पर स्थिति आयतन अल्पांश dv में पाए जाने की प्रायिकता p/r/t dv बराबर इसका स्क्वायर होता है वेव फंक्शन का। अब अपने को पता है कि संपूर्ण आकाश, अगर अपना कण इस पूरे आकाश के अंदर देखे तो संपूर्ण आकाश हो गया भाई, इससे बाहर तो अपना कण नहीं हो सकता है। कि संपूर्ण आकाश में कण का जो अस्तित्व होगा कहीं ना कहीं तो होगा, मतलब कहीं एक ऐसी जगह होगा जहां अपना कण का क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो अतः संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1, भाई एक कण है तो एक तो बार तो हो गई होगा। एक कण के पाए जाने की प्रायिकता किससे के बार? एक बार हो सकती है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साई RT का स्क्वायर dv बराबर 1। बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। आगे नॉर्मलाइजेशन सीधा आपको लिखना है। जब अपन आगे के अपने बहुत सारे टॉपिक सोल्व करेंगे तब मैं लिखूंगा कि तरंग फलन की प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अनुसार कि साई RT स्क्वायर dv बराबर 1, ये प्रायिकता मतलब संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता ये होगी। और यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया वो संपूर्ण आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटीग्रेशन चिन्ह किसको कर रहा है? पूरे आकाश में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे जहां समाकलन चिन्ह संपूर्ण आकाश के लिए है। ठीक है, समाकलन चिन्ह संपूर्ण आकाश के लिए है। जो समाकलन साइन लिखा है वो पूरे आकाश, मतलब पूरे आकाश में कहीं पर कहीं होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन अपन करते नहीं करते? एक कोई छोटी चीज, एक अपन सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी वैल्यू निकालते हैं कि एक स्थान से दूसरे हल्की सी dx दूरी पर विस्थापित होने पर इतना, और उसको वहां से जहां तक जाना है इसके लिए अपन क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो गया। तो आपको लाइन लास्ट में एक लाइन लिखना, उपरोक्त इक्वेशन को प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहते हैं। और ऐसा तरंग फलन क्या कहलाएगा? जब अपने पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो वो कहलाएगा प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। ठीक है, तो ऐसे तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। लाइन लिखना लास्ट में, ऐसे तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। ये हो जाएगी अपने पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव कंडीशन। ये तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, कि कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व होगा कण का, ये आपको बताना। बस अगर आपको छोटा पूछ ले, क्योंकि पूछा हुआ है, छोटा पार्ट में पूछ ले तो आपको यही आंसर देना है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, चलो अब आगे आइए, ये बहुत काम आएगा अपने, आगे इसका रोल रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं लिखूँ कि तरंग फलन की प्रसामान्यीकरण शब्द के अनुसार तो सीधा मैं यही लिखूंगा, साई RT स्क्वायर dv बराबर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। चलो आइए अगला टॉपिक, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है अगला। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व बहुत बार पूछा गया आपको। प्रोबेबिलिटी करंट, धारा को अपन करंट लिखेंगे, डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को एक्सप्लेन करना है। प्रायिकता धारा घनत्व से आप क्या समझते हो उसके बारे में अपने को बताना है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सबसे पहले क्या होता है, इसके अपन सीधी डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी एक इक्वेशन होती है श्रोडिंगर समीकरण, वो लिखेंगे। अब वो आई कैसे, फिर अपन इसको प्रूव करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि तरंग फलन साई RT से बनी हुई, तरंग फलन साई RT से बनी हुई m द्रव्यमान के कण के लिए
m द्रव्यमान के कण के लिए m द्रव्यमान के कण के लिए तरंग फलन साई आरटी से बनी हुई m द्रव्यमान के कण के लिए प्रायिकता धारा घनत्व प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व जिसको मैं S से रिप्रेजेंट करूंगा, SRT, प्रायिकता धारा घनत्व SRT निम्न सूत्र से परिभाषित किया जाता है। निम्न सूत्र से परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन बनेगी अपनी, क्या हो जाएगी, SRT बराबर माइनस आयोटा H क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये होती इक्वेशन। अब ये कैसा है, इसको अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो आइए, आप इसको सबसे पहले देखिए कैसा है ये इक्वेशन आपकी। अगर आपको छोटी सी डेफिनेशन पूछ ले कि प्रायिकता धारा घनत्व किसे कहते हैं उसको समझाइए, तो अपन ने लिखा कि तरंग फलन साई आरटी से बनी हुई m द्रव्यमान की कण के लिए प्रायिकता धारा घनत्व SRT निम्न सूत्र से परिभाषित की जाती है। तो अपने पास क्या सूत्र आया कि SRT बराबर माइनस आयोटा H क्रॉस 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, जस्ट एक दूसरे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपने को इसको प्रूफ करके लाना है, तो प्रूफ अपन करेंगे वही चीज़, इसकी ये जो है ना, इसे कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं, सांतत्य समीकरण किसकी, फॉर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, यानी प्रायिकता धारा घनत्व की सांतत्य समीकरण ये है। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं अपन। ये कैसा ही, चलो आइए इसको अपन प्रूफ करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन, फॉर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। हाँ वही प्रायिकता धारा घनत्व की सांतत्य समीकरण जो भी आई ना, वो अपने को निकालनी है। करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो सांतत्य समीकरण कैसा ही। चलो आइए अपन इसको निकालते हैं। तो अपन लिखेंगे कि एक स्थितिज ऊर्जा VRT क्षेत्र में, एक स्थितिज ऊर्जा VRT क्षेत्र में गतिशील कण के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, जो मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाई थी। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, इससे पहले वाली क्लास में है ना, कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, अपने को पता है कि आयोटा H क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस H क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस V साई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपन RT नहीं जोड़ा, ध्यान रखिएगा, अपन यहाँ पर ROT और ROT नहीं जोड़ा है, क्योंकि इसकी इक्वेशन में चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका रोल नहीं रहेगा। अब अपन इस समीकरण का सम्मिश्र संयुग्मी रूप लेने पर इसका जस्ट उल्टा, इस समीकरण का सम्मिश्र संयुग्मी रूप लेने पर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, इसी का उल्टा, सम्मिश्र संयुग्मी रूप लेने पर इसी का सम्मिश्र संयुग्मी रूप कैसे लिखेंगे, क्योंकि अपन बाद में दोनों को ऐड करेंगे। जब आपको पता है कि साई स्क्वायर RT होता है,
जब आपको पता है कि साई स्क्वायर आर टी होता है तब अपन क्या लिखते हैं कि साई स्क्वायर आर टी, तो साई डॉट साई स्टार उसका ये होता है, उसका जो अपन इसको खोलेंगे तो इसका समिश्र संयुग्म में ये आ जाएगा माइनस इसका जस्ट उल्टा आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई की जगह अपन क्या लिखेंगे साई स्टार प्लस वी साई स्टार। ठीक है, ये इसका समिश्र संयुग्म में ले लिया तो अपने पास दो समीकरण प्राप्त होगी, समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 को साई स्टार से और 2 को साई से गुणा करने पर समीकरण 1 को साई स्टार से तथा 2 को साई से गुणा करने पर तो अपने पास नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले इसको करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगी आपकी आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी, ये होगा आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी बराबर, क्योंकि जहाँ जहाँ साई है वहाँ साई स्टार जुड़ रहा है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पर हो गया आपका साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई स्टार साई, समीकरण नंबर 3। एक तो ये हो गई। ठीक है, अब ऐसे कि आप इसको करोगे साई से, भाई अपन एक को तो साई स्टार से कर रहे हैं, अपन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साई से कर रहे हैं, तथा ये समीकरण क्या हो जाएगी आपकी माइनस आयोटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है, डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई साई स्टार, समीकरण नंबर 4। देखिए एक और दो दोनों को अपने मल्टीप्लाई करके अपने पास नई समीकरण ये प्राप्त होगी। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे। अब अपन आगे क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 4 से वी साई साई स्टार का मान समीकरण 3 में रख देता हूँ, समीकरण 4 से वी साई साई स्टार देखो, ये भी वी साई साई स्टार है और ये भी क्या हो आपका वी साई साई स्टार। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 4 से वी साई साई स्टार का मान किसमें, इक्वेशन 3 में रखने पर, चलो आइए रखते हैं अपन। ठीक है, समीकरण 4 से तो आपको पता है इस मान को अपन इधर भेज देंगे, ये पूरा मान एक साथ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है उसको अपन ऐसे कैसे लिख देते हैं इक्वेशन 3 का, आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी बराबर यहाँ से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई, यहाँ तक ठीक है। अब इसकी जगह ये पूरा मान लिखा जाएगा, तो इस मान को अपन इधर भेजेंगे या इसको उधर भेज दो, एक ही बात है। तो अपन इसको मान को लिखेंगे ऐसे माइनस आयोटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, और ये इधर आ जाएगा प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ठीक है, ये अपन ने मान रख दिया। आगे चलिए वापस, अब क्या होता है अपने पास मान रखने के बाद, यस दोनों मान रख दिए अपन ने। और अब अपन क्या करते हैं इसमें कि ठीक है, ये है ना, ये मान दोनों मिलते जुलते, इस मान को आप इधर ले आइए, ये वाला मान भी आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी, ये मान इधर आ जाएगा प्लस आयोटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर जो आपका मान इधर है ऐसा कैसे ही माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार
डेल स्क्वायर साई प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ठीक है, इस मान को अपन इधर ले आए। अब देखिए आप इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और इधर अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अपन आयोटा एच क्रॉस और आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले सकते हैं। ये नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि इधर साई स्टार है और इधर सिर्फ साई है। इसी प्रकार इधर अपन क्या ले सकते हैं कॉमन, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ये अगर अपन कॉमन लेंगे तो अपने पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से आयोटा एच क्रॉस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस यहाँ से भी क्या बच गया, साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। एक ये चीज़ आ गई अपने पास। ठीक है, और उधर से सेम ऐसा कैसे अपन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लिया तो यहाँ से तो बच गया आपके पास साई स्टार डेल स्क्वायर साई, और यहाँ से माइनस में हो जाएगा क्योंकि अपन ने माइनस बार कॉमन लिया तो ये मान माइनस में हो जाएगा, माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। देखिए अपने पास समीकरण ऐसे हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को आयोटा एच क्रॉस से डिवाइड करने पर, हाँ, उपरोक्त इक्वेशन को आयोटा एच क्रॉस से डिवाइड करने पर, ठीक है, आयोटा एच क्रॉस आप डिवाइड कीजिए तो ये आयोटा एच क्रॉस कट गया, आपके पास क्या हो गई, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। एक तो ये हो गया, और बराबर में यहाँ पर अगर जब अपन आयोटा एच क्रॉस करेंगे तो आयोटा एच क्रॉस करेंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2mi, और एक मैंने यहाँ से ऑपरेटर बाहर निकाल दिया। एक अगर अपन ऑपरेटर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, अपने पास ऐसी इक्वेशन आ गई। देखिए आप वापस देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ तक ये कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन अपने पास प्राप्त हो गई थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को, उपरोक्त इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को मैंने आयोटा एच क्रॉस से डिवाइड कर दिया। जब आप इस पूरी इक्वेशन को आयोटा एच क्रॉस से डिवाइड करोगे तो अपने पास एक नई इक्वेशन प्राप्त होगी। वो किस प्रकार प्राप्त होगी, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। ये मान आपका ऐसे कैसे ही आयोटा एच क्रॉस कट गया, बराबर यहाँ पर आयोटा जुड़ गया और एक एच क्रॉस से एच क्रॉस कट जाएगा तो माइनस एच क्रॉस अपॉन 2mi। एक मैंने यहाँ से एक ऑपरेटर, ये जो संकारक है ना डेल, इसको अपने बाहर निकाल दिया। एक डेल बाहर निकला तो अंदर सिर्फ एक डेल बच गया आपके पास, तो आपके पास क्या हो गया, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। यहाँ तक ठीक है। अब अपन इस इक्वेशन को थोड़ा वापस चेंज करते हैं, आगे चलिए। यहाँ से थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ से तो अपने पास क्या हो जाएगा, नई इक्वेशन, डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई बराबर डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई बराबर, इस डेल को आगे ले लेता हूँ मैं, माइनस डेल एच क्रॉस अपॉन 2mi माइनस डेल एच क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। देखिए इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख दिया, देखो डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई। इसको आप खोलिए, इसको अगर आप खोलते हो तो क्या ये मान आ सकता है भाई। अपन ने इसको क्या लिखा, इसको लिखा अपन ने डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई। देखो एक बार साई स्टार आपका ऐसा कैसे, इसका क्या हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी, प्लस एक बार आपका साई ऐसा कैसे, इसका क्या हो जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। तो इस पद को अपन ने ऐसे लिख दिया। ओके, इस डेल को मैंने बाहर निकाल दिया, ऑपरेटर को, इस इक्वेशन में कुछ नहीं किया अपन ने, हल्का सा चेंज कर दिया। इस ऑपरेटर को मैंने बाहर निकाल कर इस इक्वेशन को मैंने ऐसे बना ली। ठीक है, ऐसे बनने के बाद अब अपने पास जो फाइनली मान हो जाएगा उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस, इसको अगर अपन इधर लेके आए, प्लस डेल एस बराबर क्या हो गई, 0। ये आपकी सांतत्य समीकरण है, डेल पी प्लस डेल एस बराबर 0। ठीक है, ये हो गई आपकी सांतत्य समीकरण, जहां आपको पता है, जहां पी किसको लिखा अपने, साई स्टार साई, इसी को अपने पी लिखा, जहां पी
आपका क्या है, साई स्टार साई स्थिति प्रायिकता घनत्व, स्थिति प्रायिकता घनत्व, यही था। और एस अपन ने किसको लिखा, एस अपन ने लिखा है यहाँ पर एच क्रॉस अपॉन 2 एम आई, एच क्रॉस अपॉन 2 एम आई साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इसी को लिखा था। यह है आपकी प्रायिकता धारा घनत्व, ठीक है। ये देखिए अपने पास मान आ गया, पी इसको लिखा, एच इसको लिखा, यह है आपकी प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व यही है। आप पीछे मिला लीजिए समीकरण नंबर 1, आप पीछे मिला लेना, यही समीकरण आएगी। देखो इस समीकरण को अपन ऐसे लिख दिया, तो एस जो है आपका पूरा किसके बराबर आ गया, एच क्रॉस अपॉन 2 एम आई साई स्टार डेल साई, ये पूरा एस के बराबर आ गया, ठीक है। इस मान को जब अपन इधर लेकर आए तो माइनस किस में चेंज हो गया, आपका प्लस में चेंज हो गया। और पी क्या है, पी अपन ने लिखा साई स्टार साई स्थिति प्रायिकता घनत्व। अपन ने पीछे जो इक्वेशन लिखी थी ना, इसको अपन चेक करते, देखो पीछे वाली इक्वेशन थी आपकी एस आर टी बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2 एम, एस आर टी बराबर क्या था, माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2 एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, यही थी। इसी को अपने प्रायिकता धारा घनत्व बताया था। और जब अपन इसको सोल्व किया तो ये मान इस प्रकार मिल रहा है, देखिए आप, ये पीछे वाला मान तो मिल रहा है, अब मिलाना अपने को आगे वाला। तो आगे वाला मान मिलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को, इस मान को आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कीजिए आप आयोटा एच क्रॉस से गुणा, जब आयोटा एच क्रॉस से आप गुणा करोगे, मतलब डिवाइड करना है इसको, है ना, आयोटा एच क्रॉस से आप डिवाइड करोगे तो आयोटा आयोटा आपका कट जाएगा और ये एच क्रॉस करके इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन लिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की सांतत्य समीकरण, और ये इसकी प्रायिकता घनत्व भी अपन ने बता दिया। तो अपन लिखेंगे कि समीकरण ए प्रायिकता धारा घनत्व की सांतत्य समीकरण है। प्रायिकता धारा घनत्व की कौन सी है, सांतत्य समीकरण, कंटिन्यूस इक्वेशन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूस इक्वेशन वाला टॉपिक हो गया आपका पूरा कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं आई। आज अपन ने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा अपन ने नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन का परिसामान्यीकरण, जो क्या होता है कि संपूर्ण आकाश में कण का कहीं ना कहीं अस्तित्व पाया जाता है, ठीक है, उसको अपन ने सोल्व कर लिया। फिर अपन ने पढ़ा प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, उसकी एक इक्वेशन लिखी। फिर अपन ने इसकी प्रायिकता धारा घनत्व की कंटिन्यूटी इक्वेशन जो अपन ने निकाल ली और अपने पास ये आ चुकी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अब आइए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, अपना क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन कि एक कण एक विमीय बॉक्स में दिया गया तरंग फलन, एक कण की एक विमीय बॉक्स में, एक कण की एक विमीय बॉक्स में दिया गया तरंग फलन, एक विमीय बॉक्स में दिया गया तरंग फलन, एक कण की एक विमीय बॉक्स में दिया गया तरंग फलन साई एक्स बराबर √2 अपॉन ए, साई एक्स बराबर क्या दे रहा है, √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स ए, जहां इसके बीच में, ठीक है, जहां 0x a उल्टा लिख दिया, वही जो x पोजीशन आपकी 0 से तो ज़्यादा है और a से कम है, ठीक है, 0 x और a के अंदर है। तो इस कण की स्थिति परास, तो इस कण की स्थिति परास क्वेश्चन पूछा है आपको 2-3 बार, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अभी आपके बीएड वालों को तो पेपर ही नहीं बना, इशार बल था तो उस कोरोना की वजह से चेंज हो गया था, तो श्योर है ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस कण की स्थिति परास 0x a/2, पूरा a नहीं लिया आपका, यहाँ पर क्या ले लिया, a/2 में
कण की प्रायिकता की गणना करो। कण की क्या निकालनी है आपको? प्रायिकता की गणना करो। कण की प्रायिकता की गणना करो। ठीक है, लिमिट आपको ये लग जाएगी। और आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है सॉल्यूशन, वो वेव फंक्शन के क्या होती है? स्क्वायर के बराबर होती है, जनरली अपने को पता है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि अपने को पता है कि एक कण की एक वी में बॉक्स में दिया गया तरंग फलन क्या है? साई एक्स बराबर √2a साइन पाई एक्स ए, जहाँ x जो है इस लिमिट के अंदर है, x का मान इस लिमिट के अंदर है। तो अपने को निकालना है इस कण की स्थिति परास। अगर ये लिमिट हो तो उसकी कण की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा स्थिति परास 0 a/2 में कण की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो P बराबर, फॉर्मूला होता है अपने को पता है, P बराबर 0 से a/2, लिमिट क्या लग जाएगी आपकी? 0 से a/2 साई RT स्क्वायर, ये हो गया साई RT स्क्वायर dx। यहाँ पर अपन dx लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लग गया? dx। ठीक है, अब अपने को इसका मान पता है, ये मान रहा है, इसका अपन स्क्वायर करेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपने को पता है चूँकि जो साई x आपके पास है वो है आपके पास √2/a साइन पाई x अपॉन ए, ऐसे निकाल सकते हैं। देखो प्रायिकता, क्योंकि संपूर्ण आकाश में उसका कण कहीं से कहीं अवस्थित होगा, तो अपन 0 से a/2 जो लिमिट पूछी उसके अनुसार अपन मान निकाल सकते हैं। प्रायिकता आपको पता है उस वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर होती है। जब ये मान रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा p बराबर 0 से a/2, इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो 2/a साइन स्क्वायर, ये इसका मान है ना, साइन स्क्वायर पाई x अपॉन ए डॉट dx। ठीक है, ये अपने पास समीकरण बन गई। ये आप चाहो तो इस मान को बाहर निकाल सकते हो, 2/a को अपन बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? p बराबर 2/a 0 से a/2 साइन स्क्वायर पाई x अपॉन ए dx। ठीक है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट, ये मान आपका कांस्टेंट, इसको अपने क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। अब आगे क्या हो जाएगा अपने पास? आगे देखते हैं अपन, यहाँ से अपने को स्पेस चाहिए, तो आगे अपने पास हो जाएगा वही, इसका है ना इंटीग्रेशन करना अपने को। क्वेश्चन का क्या करना अपने को? इंटीग्रेशन है, तो आप इंटीग्रेशन कीजिए। एक फॉर्मूला होता है अपने को कि cos 2x जो होता है, cos 2x वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x निकालो तो 2 साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा? 1 - cos 2x ये होगा। या साइन स्क्वायर x निकालो तो साइन स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा? 1 - cos 2x/2। ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने को पुट करना है। अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x/2। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, बट यहाँ पर x की जगह क्या है? पाई x अपॉन है, तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? पाई x अपॉन ए के अकॉर्डिंग। तो इस वैल्यू को अपन वापस लिखेंगे यहाँ पर, या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देना। तो पुनः इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा अपने पास कि p बराबर 2/a 0 से a/2 जो इसकी लिमिट लग रही है, और अपन इसको खोलेंगे साइन स्क्वायर को, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 1 - ये लिखा हुआ है ना, 1 - cos 2 बाहर, और x की जगह क्या हो जाएगा अपने पास? 2 को अपन अंदर भी ले सकते हैं, 1 - cos 2 पाई x अपॉन a/2 dx। ये खोल दिया अपन। ठीक है, 1 - cos 2 पाई x अपॉन 2। ओके, अब आप देखिए आगे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? आगे मैं वापस इसको लिख दूंगा कि p बराबर 2/a इंटू 1/2, ये भी बाहर आ गया, 0 से a/2 1 - cos 2 पाई x अपॉन a, जो आपका मान चल रहा है 1 - cos 2 पाई x अपॉन a dx। ओके, ये हो गया। अब अपन पीछे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो ये मान हो गया आपके पास p बराबर 1 अपॉन a, p बराबर 1 अपॉन a 0 से a/2। कीजिए इंटीग्रेशन आप, क्या हो जाएगा इसका?
1 का dx या x इंटीग्रेशन कर रहा है वो, है ना, तो ये सिंबल नहीं आएगा। 1 का कितना हो जाएगा x माइनस कोस का क्या होता है साइन। आपको पता है जब अपन डिफरेंशियल करते हैं तो कोस का हो जाता है माइनस साइन, लेकिन अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का यहाँ पर क्या होता है प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे x माइनस इसका क्या हो जाएगा साइन 2 x अपॉन a अपॉन 2 अपॉन a नीचे आ जाएगा, और 0 से a/2 आपकी क्या लग जाएगी लिमिट लग जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? इसका तो x हो गया, और आपको पता है साइन इसका जो गुणांक है वो वापस नीचे आ जाता है। आप जब भी समाकलन करते हो आपको पता है कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वापस नीचे आ जाएगा। साइन 2πx अपॉन a डॉट में क्या हो जाएगा 2 अपॉन a। ठीक है, चलो आगे चलिए आप। अब अपन क्या करते हैं लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन है ना, पता है पॉइंट टू पॉइंट अपन ने चला ये किया, फिर उसके बाद अपन आगे गए। चलो आइए मैं लिमिट रख देता हूँ, तो अपने पास हो जाएगा p बराबर 1 अपॉन a, अंदर क्या हो जाएगा x की जगह सबसे पहले मैं लिखूंगा a/2, पहले x की जगह लेते हैं अपन a/2 माइनस 0, माइनस लगाकर अपन दूसरी वाली लिमिट रखते हैं तो ये हो गया आपका -0। अब बचा हुआ मान आगे रखते हैं अपन, तो माइनस इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 2 अपॉन a, तो a अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, और अपन इसकी जगह लिखेंगे इंटू साइन 2 अपॉन a इंटू a/2, ये लिखेंगे। इस x की जगह लिखा जाएगा a/2, और एक बार ये लोगों ने लगानी, तो पीछे वाला मान क्या हो जाएगा प्लस साइन 0। भाई अपन इसकी जगह लिखेंगे 0, तो ये पूरा इंटू में आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे चलिए आप, आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई p बराबर 1 अपॉन a/2, ये 0 है ये, माइनस इसको सोल्व करते हैं अपन, तो आपका 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो अपने पास हो गया a अपॉन 2 साइन पाई, a अपॉन 2 क्या हो गया साइन पाई। पीछे वाला साइन 0 वैसे ही 0 होता है। अब एक चीज़ अपने को पता है साइन 0, साइन पाई, साइन 2 साइन 4 इन सभी का मान क्या होता है 0, तो दैट मीन्स दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 होता है। तो फाइनली अपने पास p बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू a/2, तो a से a कट गया, तो उस कण की स्थिति परास 0 से a/2 के मध्य पाए जाने की प्रायिकता ये हो गई। आंसर, ये आपका आंसर है। बुक्स के अंदर देखना 3 या 4 लाइनों में इसको सोल्व कर रखा है, बुक्स के अंदर 3 या 4 लाइनों में इसका आंसर निकाल रखा, लेकिन मैंने आपको पूरा इसको कंप्लीट करा दिया। स्टार्टिंग की अपन ने कि अपने को कण की प्रायिकता निकालनी 0 से x और a/2 के मध्य, तो अपने को पता प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है साई RT स्क्वायर dv, ये लिखा हो सामने। ठीक है, फिर अपने साई x का मान ये था, इसका स्क्वायर करके रखा, फिर अपने 2/a को बाहर निकाल दिया, ये चीज़ हो गई। फिर अपने को एक फॉर्मूला पता है कि cos 2x जो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर अपन इसको चेंज करें 2 साइन स्क्वायर x करता हूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले को 2 साइन स्क्वायर एक्स तो 1 - cos 2x, तो फाइनली मैंने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनाया तो 1 - cos 2x अपॉन 2। इसी फॉर्मूले को इस प्रकार चेंज करना है। तो चलो आइए 2/a ये रखा मैंने, फिर ये जो बाहर निकला वो निकाल दिया, फिर अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया सारा सिस्टमेटिक तरीके से। जब आप नोट्स बनाओगे तब आपको सब लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर अपन आगे चले, आगे चलने के बाद ये वैल्यू ऐसे ही अपने लिमिट लगा दी, और लिमिट लगाने के बाद फाइनली ये कंडीशन बन गई अपने पास, और ये कंडीशन बनने के बाद साइन पे आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अपने पास p बराबर 1 अपॉन a इंटू a/2, तो यानी उस कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2 हो गई। ठीक है, तो बस आज के लिए अपन इतना सा ही पढ़ेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। आज का क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 1, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। एक्सप्लेन, किसको करना आपको नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, एक तो ये करना आपको, और सेकंड करना आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये हो जाएगा, और तीसरा इसी का हो जाएगा कंटिन्यूस इक्वेशन, कंटिन्यूस इक्वेशन फॉर किसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये तीनों आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन करना है आपको जो आज पढ़ा है अपने। पहला क्वेश्चन हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन का प्रसामान्यकरण की शर्त को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन करना आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट है उसको आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर अपन ने इसकी कंटिन्यूस इक्वेशन निकाली किसकी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। तो जो आई थी ना अपने पास क्या आई थी,
डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल एस बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी जहाँ पर यही उसकी प्रायिकता धारा घनत्व और उसका मान ही वही था जो अपन ने निकाल रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि पूरी मैंने कोशिश की है कि कोई भी लाइन मैंने नहीं छोड़ी है, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।